नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन BLOC के 3 बाल विकास 13 से 19 साल के दौरान इकाई 15 सामाजिक संवेगात्मक विकास बढ़ते हुए संबंध और स्व का उभरना 15.1 प्रस्तावना जीवन का दूसरा और तीसरा वर्षमबंध स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्हीं वर्षों में बच्चे अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और विचारों की तरफ ध्यान देना प्रारंभ करते हैं। लोगों के साथ बच्चों की अंतःक्रियाएं पहले वर्ष की अपेक्षाकृत इन वर्षों में ज्यादा सामाजिक होने लगती है। इस इकाई में लोगों के साथ 13 से 36 माह के बच्चों के बढ़ते हुए संबंध, उनके उभरते हुए व्यक्तित्व और अन्य संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। उद्देश्य इस इकाई को पढ़ने के बाद आप स्वायत्तता शब्द का अर्थ जान जाएंगे और यह बता पाएंगे कि इसका विकास बच्चों के व्यक्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्वायत्तता के विकास को प्रोत्साहित करने वाली पारिवारिक विशेषताओं का वर्णन कर पाएंगे। परोपकारिता और समानुभूति शब्दों के अर्थ समझ पाएंगे और यह वर्णन कर पाएंगे कि ये भावनाएं बच्चों में कैसे उभरती हैं। बता पाएंगे कि पालनकर्ता परोपकारिता और समानुभूति को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चों के आक्रामक व्यवहार के कारणों का उल्लेख कर सकेंगे तथा किस प्रकार पालनकर्ता बच्चों के इस व्यवहार को अभिव्यक्त करने के उचित सामाजिक तरीके सिखाते हैं, इसको समझा सकेंगे। स्वसंकल्पना शब्द का अर्थ समझा पाएंगे। स्वसंकल्पना के विकास के चरणों की सूची बना पाएंगे और यह वर्णन कर पाएंगे कि बच्चे किस प्रकार यह समझ जाते हैं कि वे दूसरों से भिन्न और अलग है। समाजीकरण शब्द की व्याख्या कर पाएंगे और माता-पिता द्वारा अपनाए गए बच्चों को सामाजिक बनाने के तरीकों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे। 15.2 स्वायत्तता का विकास इस आयु वर्ग के बच्चों की एक खास विशेषता यह है कि इन्होंने नहीं शब्द का इस्तेमाल सीख लिया है और जिस हद तक संभव हो सकता है वे इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनका हर दूसरा कथन इसी शब्द से शुरू होता है। यदि आप इस उम्र के बच्चों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि अनेक प्रस्तावों और अनुरोधों के प्रत्युत्तर में वे अपना सिर न के संकेत में हिला देते हैं। वास्तव में बच्चों का पालनकर्ता के निर्देशों का हर बार पालन न कर अपनी मनमानी करना कई रोचक स्थितियां पैदा कर देता है, ठीक वैसा जैसा कि दीपक और उसकी मौसी के बीच हुआ। दीपक मौसी द्वारा बनाया हुआ दलिया नहीं खा रहा था। उसकी मौसी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पुचकारा, मुस्कुरा कर बुलाया और हार कर गुस्सा भी दिखाया, परंतु उनका कोई भी प्रयत्न दीपक को दलिया खाने के लिए राजी नहीं कर सका। वह हर बार नहीं में जवाब देते हुए बोतलों के ढक्कनों से खेलता रहा। मौसी हार कर लौटने ही लगी थी कि उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने बहुत गंभीरता से दीपक से कहा, अच्छा तो मैं रसोई में जा रहा हूँ और तब तक यह दलिया बिल्कुल मत खाना। ठीक है, ऐसा कहते हुए वे रसोई की ओर जाने लगीं। मौसी के व्यवहार में ऐसे आकस्मिक परिवर्तन से दीपक का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और कुछ सोचते हुए उनकी ओर देखने लगा। वे अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंची थीं कि दीपक ने अपना खेल छोड़ा और शरारतभरी नजरों से मौसी को देखते हुए दलिया खाने लगा। इस उम्र के बच्चों में अपनी इच्छानुसार कार्य करने की भावना विकसित होने लगती है। वे अब अपने बारे में अधिक जागरूक होने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि वे कई कार्य कर सकते हैं और अपनी नवप्राप्त योग्यताओं को वे अब आजमाना चाहते हैं। जबकि प्रथम वर्ष में ही शिशु यह समझना प्रारंभ कर देते हैं कि वे अपनी क्रियाओं द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव डाल सकते हैं, इस अवधि में बच्चों का अपनी योग्यताओं के प्रति विश्वास और अधिक विकसित हो जाता है। खाना खाते समय वे आपके हाथ से चम्मच ले लेंगे और स्वयं खाने का हठ करेंगे।
ऊंची कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश में जब आप बालिका की मदद करने के लिए बढ़ते हैं, तो वह आपकी मदद लेने के बजाय आपके हाथ को हटा देती है। वह अपने आप ही कुर्सी पर चढ़ना चाहती है। निश्चित ही आपने बच्चों को पाजामा स्वयं पहनने की कोशिश में संघर्ष करते हुए देखा होगा। प्रायः वे अपने दोनों पैर पाजामे की एक ही टाग में फंसा लेते हैं। बच्चों की कई दैनिक गतिविधियां उनके अपनी योग्यताओं के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाती हैं। क्या आप अपने अवलोकन से कुछ और ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिनमें इस आयु वर्ग के बच्चों की स्वयं कुछ करने की इच्छा झलकती हो? बच्चों की जिज्ञासा और कुछ कर पाने की बढ़ती हुई योग्यता परस्पर मिलकर उनके संसार को रोचक बना देती है। उनके पास सदैव कुछ न कुछ नया खोजने और आजमाने के अनगिनत अवसर होते हैं। जब बच्चों को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने के अवसर मिलते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास और स्वयोग्यता की भावनाएं विकसित होती हैं। वे यह महसूस करने लगते हैं कि वे कुछ घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उनमें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी उभरती है। स्वायत्तता से तात्पर्य है अपने आप चुनकर अपनी इच्छानुसार कुछ करना। दूसरे शब्दों में, अपने चुनाव स्वयं करना। अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने या न करने का निर्णय स्वयं लेना। स्वायत्तता का विकसित होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तय करता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक यह महसूस करता है कि वह परिस्थितियों और घटनाओं पर प्रभाव डाल सकता है, और किस हद तक जीवन की परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हैं। अगर कोई व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करने की अपनी योग्यता पर संदेह करता है, तो उसका परिस्थितियों से निपटने और जीवन व्यतीत करने का ढंग उस व्यक्ति से, जिसे कि अपनी योग्यताओं पर विश्वास है, बिल्कुल भिन्न होगा। जिस प्रकार प्रथम वर्ष में पालनकर्ता के प्रति विश्वास की भावना का विकास बाद के जीवन में लोगों से संबंध बनाने के लिए निर्णायक होता है, उसी प्रकार इस अवस्था में स्वायत्तता की भावना का विकास भी आवश्यक है, क्योंकि यह भावना स्वयं और परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्तियों को जीवनभर प्रभावित करती है। आपके विचार में बच्चों को स्वायत्तता से कार्य करने की स्वीकृति न देने के क्या प्रभाव हो सकते हैं? हाशिए में अपने विचार नोट कीजिए और फिर उनको निम्नलिखित चर्चा से मिलाइए। यदि बच्चों को अन्वेषण करने की स्वतंत्रता न दी जाए तथा उन पर नियंत्रण और रोक-टोक थोप दी जाए, अर्थात उन्हें स्वायत्तता की स्वीकृति न दी जाए, तो इससे बच्चों में अपनी योग्यताओं के प्रति संदेह पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, बार-बार उनसे कहना कि नहीं, उसे मत छुओ, तुम उसे खराब कर दोगे, पानी से मत खेलो, या उनके प्रयासों की प्रशंसा तो दूर उनका नकारात्मक विवेचन करना, जैसे तुम खाना खाते समय हमेशा अपना चेहरा क्यों गंदा कर लेते हो, बच्चों को हतोत्साहित कर सकते हैं। जब वे अपने प्रयासों के प्रति बार-बार प्रतिबंध और नकारात्मक विवेचन अनुभव करते हैं, तो उनमें अपनी योग्यताओं के प्रति शर्म और शक, शेम एंड डाउट की भावना पैदा हो सकती है। जब बालिका फ्रॉक को उल्टा पहन पालनकर्ता को दिखाने के लिए आती है और वह उसे गुस्से से कहती है, अब देखा, तुमने यह क्या किया, तो ऐसे कथन बालिका को ठेस पहुंचा सकते हैं और वह हतोत्साहित हो सकती है। बालिका ने पहली बार अपने आप फ्रॉक पहनी है और वह अपनी इस उपलब्धि पर बहुत खुश है। वह चाहती है कि उसकी प्रशंसा हो। ऐसे में प्रशंसा छोड़ उसका मजाक उड़ाना उसे और नए काम करने से हतोत्साहित करेगा। बच्चों में अन्वेषण की इच्छा को बांधा नहीं जा सकता और ऐसा करना उचित भी नहीं है। परंतु हम वातावरण की संरचना इस प्रकार अवश्य कर सकते हैं कि बच्चों को क्षति पहुंचाने वाली और अन्य वस्तुएं जिनसे हम चाहते हैं कि वे न खेलें, उनकी पहुंच से दूर रहे। सरल कार्य स्वयं कर पाना बच्चों को पालनकर्ता से कुछ हद तक स्वतंत्रता देता है। बच्चों की यह बढ़ती हुई स्वतंत्रता माता-पिता और बच्चों के बीच संबंधों में बदलाव लाती है। परिवार के सदस्यों को कुंठित होने के बजाय कार्यों को स्वयं करने की बच्चों की इच्छा को समझना चाहिए। बच्चों का सदैव पालनकर्ता के निर्देशों का पालन करने से इनकार करना उनके प्रति विद्रोह नहीं है,
अपितु ऐसा कर बच्चे यह जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे स्वयं क्या क्या कर सकते हैं और इस प्रकार अपने कौशलों में वे दक्ष होने का प्रयास करते हैं। 15. संबंध स्थापित करना सीखना। आपके विचार में प्रथम वर्ष के बाद बच्चों के लोगों के साथ संबंध किस प्रकार विकसित होते हैं, इस पहलू के बारे में पढ़ने से पहले क्या आप यहाँ कुछ बातें नोट करना चाहेंगे? इस आयु वर्ग के बच्चे घर में और आस पड़ोस में अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके साथ संवेगात्मक संबंध स्थापित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति बच्चों का लगाव एक सा नहीं होता। उन्हें कुछ लोगों से अन्यों की तुलना में अधिक लगाव होता है। स्नेहशील वयस्कों के साथ संबंध स्थापित करना बच्चों के लिए कठिन कार्य नहीं है। सामान्यतः वयस्क बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण, परिपोषक और प्रशंसापूर्ण व्यवहार करेंगे और बच्चे भी ऐसे वयस्कों के साथ शीघ्र ही संवेगात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। किंतु हमउम्र बच्चों के साथ परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। हमउम्र बच्चे बालिका की आवश्यकताओं को अपनी इच्छाओं से अधिक वरीयता नहीं देंगे। वे वयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनके स्नेह के लिए बालिका से स्पर्धा भी कर सकते हैं। वे स्थितियों को उसके नजरिए से नहीं देख पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बालिका को उनके नजरिए से स्थिति को समझने में मुश्किल होगी। बालिका को अपने हमउम्रों के साथ संबंध बनाना सीखना होगा। उसे हमउम्रों के साथ वस्तुएं बांटना और उनके साथ आपसी सहयोग से काम करना और खेलना भी सीखना होगा। ये सकारात्मक सामाजिक व्यवहार ही उसे दूसरों से स्वीकृति पाने में सहायक होंगे। निम्नलिखित चर्चा में आप हमउम्र बच्चों के बीच आरंभिक संबंध और परोपकारिता और समानुभूति की भावना के उभरने के विषय में पढ़ेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इन शब्दों की व्याख्या की गई है। अनुसंधानों से पता चलता है कि 6 महीने की आयु से ही शिशु दूसरे शिशुओं में अभिरुचि दिखाने लगते हैं। अगर 2 शिशुओं को एक दूसरे के पास छोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे की ओर देखेंगे, मुस्कुराएंगे और एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तथापि उनके लिए दूसरे शिशु मात्र कोई खेलने की वस्तु की तरह होते हैं, जिनका वे अन्वेषण कर सकते हैं। इस आयु वर्ग की बालिका यह समझने लगती है कि अन्य शिशु भी उसी की तरह है और उसकी उनके साथ अंतःक्रिया अब सामाजिक होने लगती है। कुछ अनुसंधानों ने यह स्पष्ट किया है कि इस आयु वर्ग के कुछ बच्चे शिशुगृह में प्रतिदिन एक विशेष बच्चे के साथ खेलना पसंद करते थे, जो कि यह दर्शाता है कि इन बच्चों ने किसी एक विशिष्ट बच्चे से ही संबंध बनाए थे। परंतु आम तौर पर इस उम्र के अधिकांश बच्चे किसी एक खास बच्चे के साथ खेलने में वरीयता नहीं दिखाते। इस अवस्था में बच्चे किसी भी बच्चे के साथ खेल लेते हैं, जो कि उस समय वहां उपस्थित हो। इस उम्र के बच्चे कभी कभी एक ही खिलौने से परस्पर मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। तथापि अवलोकनों से पता चला है कि अधिकांश बच्चे अकेले ही खेलते हैं। संभव है कि वे एक दूसरे के पास खेल रहे हों परंतु वे एक दूसरे के साथ नहीं खेलते। इकट्ठे बैठे होने पर भी वे अलग अलग खेलते हैं। 15.3 1. परोपकारिता और समानुभूति। 2 और 3 वर्ष की उम्र के छोटे बच्चे एक दूसरे से सामाजिक अंतःक्रियाओं के अलावा अन्य प्रकार के सकारात्मक सामाजिक व्यवहार भी दर्शाते हैं। इनमें से एक है परोपकारिता, एल्ट्रुइज्म। परोपकारिता का तात्पर्य है बिना किसी निजी लाभ के किसी दूसरे के साथ चीजें, समय या सामान बांटना या देना। परोपकारिता के विकास से संबंधित है समानुभूति, एम्पैथी का विकास। समानुभूति से तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को स्वयं महसूस कर पाना और दूसरों की भावनाओं को समझ पाना। यह तभी संभव है जब बच्चे दूसरे व्यक्ति के नजरिए से स्थिति को देख पाने के योग्य हो जाते हैं, जो कि संज्ञानात्मक विकास का एक पहलू है। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति के भावों के प्रति अनुक्रिया दिखाना संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। हालांकि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऐसा कर पाना कठिन होता है, फिर भी कभी-कभी वे यह समझ लेते हैं
कि दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है और वे उसी के अनुरूप उचित अनुक्रिया दिखाते हैं। इस आयु वर्ग के कुछ बच्चे किसी अन्य बच्चे या वयस्क को उदास देखकर उनके प्रति स्नेहमयी हो जाते हैं, गले से लगाते हैं और अपना खिलौना उन्हें देकर उनको सांत्वना देने की कोशिश भी करते हैं। वे व्यथित व्यक्ति की मदद करने का प्रयास तो करते हैं, परंतु बजाय इसके कि वे वह करें जो व्यक्ति को सांत्वनादायक लगे, वे वही करते हैं जो उनको उस स्थिति में स्वयं सांत्वनादायक लगता है। आगे वर्णित उदाहरणों से यह बात और स्पष्ट होती। 2 वर्षीय पिंटू रितु के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते जब रितु को चोट लग गई और वह रोने लगी तो पिंटू ने उसे चुप कराने की कोशिश की, परंतु जब रितु चुप नहीं हुई तो वह अपनी माँ को उसे चुप कराने के लिए बुला लाया। यह याद कर कि जब वह रोता है तो उसे अपनी माँ से सांत्वना मिलती है, उसने यह सोचा कि उसकी माँ को देखकर रितु को भी सांत्वना मिलेगी। एक अन्य बालिका चिंकी ने भी किसी अन्य की भावनाओं के प्रति अंतर्दृष्टि दिखाई। वह जिस कमरे में खेल रही थी, वहां उसके चाचा चिंतित और परेशान मुद्रा में बैठे हुए थे। अपने खेल के दौरान चिंकी ने अपने चाचा से कई बार बात करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके व्यवहार में इस भिन्नता को देख चिंकी बीच-बीच में उनकी तरफ देखती रही। कुछ समय पश्चात उसने अपनी सबसे मनपसंद गुड़िया उठाई और उन्हें देने लगी, इस आशा में कि जिस प्रकार गुड़िया पाकर वह स्वयं खुश हो जाती है, उसी प्रकार उसे पाकर चाचा भी खुश होंगे। इस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे यह नहीं समझ पाते कि दूसरे व्यक्ति की सहायता करते समय उन्हें वह करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को सांत्वना मिलती हो। आपने भी अवश्य ही इस आयु वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों को सांत्वना देते हुए या दूसरों की सहायता करते हुए देखा होगा। नीचे दिए गए स्थान में आप ऐसी कुछ घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। बच्चे दूसरों के प्रति कितनी समानुभूति दर्शाती है, इसमें वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, परंतु आम तौर पर इस उम्र के बच्चे कभी-कभी तो समानुभूति और परोपकारिता की भावनाएं दिखाते ही हैं। इस उम्र के बच्चे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह उनके परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर दूसरों के प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार संवेदनशील और विचारशील नहीं होता तो बच्चों को भी ऐसे व्यवहार का महत्व सीखने का मौका नहीं मिलता। बच्चे वही करेंगे जो वे देखेंगे। जब हम स्वयं दूसरों के प्रति सहयोगपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाएंगे तो बच्चों से यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि वे दूसरों की सहायता करें। यह पाया गया है कि बच्चों में समानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है उनका स्थान अपनी क्रियाओं के परिणामों पर केंद्रित करना और उन्हें समझाना कि उनकी क्रियाओं का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बच्चे लंबे चौड़े स्पष्टीकरण नहीं समझ पाते और न ही उनमें इतना धैर्य होता है। इस उम्र में छोटा स्पष्टीकरण जैसे मारने से दीदी को चोट लगती है, काफी है। हम में से अधिकांश लोग बच्चों को यह आदेश तो देते रहते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, परंतु केवल आदेश देना ही काफी नहीं है। अनुसंधानों ने दर्शाया है कि यदि हम बच्चों का ध्यान लोगों की भावनाओं पर केंद्रित कर उनको यह समझाएं कि कुछ व्यवहार उन्हें क्यों नहीं करने चाहिए जैसे कि उपर्युक्त उदाहरण में किया गया है, तो इससे बच्चों के सहयोगपूर्ण व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार उन्हें कुछ नियम जैसे तुम्हें दूसरों को नहीं मारना चाहिए बताना भी सहायक होगा। बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए यह बताने के अतिरिक्त उन्हें सकारात्मक नियम बताना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ अपने खिलौनों को बांटकर खेलना अच्छा होता है, चूंकि बच्चे यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे समय में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पालनकर्ता और बालिका के आपसी संबंध बालिका के परोपकारिता के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि वे बच्चे जिनके माता-पिता उनके प्रति स्नेहशील और सहायक होते हैं, प्रायः ज्यादा समानुभूति और परोपकारिता दर्शाते हैं।
लगभग 3 वर्ष की उम्र के आसपास बच्चे लोगों की भावनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझने योग्य हो जाते हैं और व्यथित व्यक्ति की सहायता के लिए अब वे वही करने लगते हैं जो वह व्यक्ति चाहता है। खंड 4 में हम समानुभूति और परोपकारिता के विकास के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। 15.3 2. भय, क्रोध और आक्रामकता। अभी तक हमने बच्चों की सकारात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में ही चर्चा की है। परंतु ये भी सच है कि बच्चे लड़ते, झगड़ते और बहस भी करते हैं। बच्चों द्वारा क्रोध, एंगर और आक्रामक, एग्रेसिव व्यवहार इस समय स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगते हैं। बच्चों को अपने भावों को व्यक्त करने के समुचित तरीके बताना समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस भाग में हम बच्चों में भय, क्रोध और आक्रामकता, एग्रेशन की भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे निपटने में कई पालनकर्ता कठिनाई महसूस करते हैं। भय, नवजात शिशु किसी तेज आवाज या आकस्मिक गतिविधि से चौंक जाते हैं। बाद में शिशु अनजानों के प्रति व्यथा और पालनकर्ता से बिछुड़ने का डर दर्शाती है। जैसे जैसे बच्चे वातावरण को अनुभव करते हैं और घटनाओं को समझने लगते हैं, उनके अनुभव बढ़ते हैं और वातावरण की घटनाओं की समझ उनमें विकसित होती है, वैसे वैसे वे जानने लगते हैं कि भय पैदा करने वाली और भी बहुत सी वस्तुएं और स्थितियां हैं। उदाहरणतः जब कोई वयस्क बालिका को तेजी से आ रही साइकिल की राह से हटाता है, तो बालिका वयस्क के भय को महसूस करती है और उस भय को अपना लेती है और भविष्य में ऐसी स्थिति के प्रति सावधान हो जाती है। बादलों की गर्जन, बिजली का चमकना और अंधेरा कुछ बच्चों को भयभीत करते हैं, खासकर यदि वयस्कों ने ऐसा दर्शाया हो। संभव है कि बालिका का एक कुत्ते के साथ बुरा अनुभव हुआ हो और अब वह सभी कुत्तों से डरती हो। सभी बच्चे भय की भावना अनुभव करते हैं। थोड़ा भय महसूस करना अनिवार्य भी है, क्योंकि यह बच्चों को खतरनाक स्थितियों में जाने से रोकता है। जब बच्चे भयभीत होते हैं, तो वे सावधानी बरतते हैं। बड़े होते होते बच्चे कई प्रकार के भय से स्वयं जूझ लेते हैं और उन्हें वश में करना सीखने लगते हैं। वह बालिका जो कुत्तों से डरती है, वह बड़ी होते होते अपने अनुभवों से सीख जाती है कि सभी कुत्ते काटते नहीं हैं। तथापि अत्यधिक भय बालिका को अन्वेषण के प्रति भयभीत कर अत्यधिक डर के मारे बालिका नई परिस्थितियों और वस्तुओं को नहीं आजमाती, क्योंकि वह सोचती है कि हर अनमी परिस्थिति में कोई खतरा है। कभी कभी एक विशिष्ट भय काफी लंबे समय तक बना रहता है। बालिका जब अत्यशिकाय महसूस करती है, तब उसे पालनकर्ता की मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे में बालिका के भय की हंसी उड़ाना या उसके भय की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। कभी कभी भय का कोई स्पष्ट आधार नहीं होता। स्पष्टीकरण और तर्क की मदद से बालिका का भय दूर किया जा सकता है। बातों बातों में बालिका से पता लगाए कि वह किससे भयभीत है और फिर उसे स्थिति को समझने में मदद करें। उदाहरणतः यदि बालिका बादलों की गर्जन से डरती है, तो उसे धीरे धीरे गर्जन सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे आश्वासन दें कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। गर्जन के बारे में उसे जानकारी दें। गर्जन के बाद होने वाली बरसात उसे देखने दें। अगर आप उसको भयभीत करने वाली वस्तु से बचाएंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे, तो उसका उस वस्तु के प्रति भय और भी बढ़ता जाएगा। पर साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि जब तक बालिका भयभीत करने वाली स्थिति या वस्तु का सामना करने के लिए तैयार न हो, उसे उस स्थिति या वस्तु का सामना करने के लिए विवश न करें। यदि वह भय उत्पन्न करने वाली वस्तु की तरफ दोबारा नहीं देखना चाहती, तो ऐसा करने के लिए उस पर जोर डालने से वह और भी ज्यादा भयभीत हो जाएगी। बालिका के भय के प्रति संवेदनशील बर्ताव करें। जब बालिका किसी वस्तु के प्रति भय दिखाए, तो उसे शांत करने के लिए आश्वासन दें। क्रोध और आक्रामकता। क्रोध किसी स्थिति को संभाल न पाने के प्रति अनुक्रिया है। कभी कभी क्रोध में बच्चे स्वयं को हानि पहुंचा लेते हैं। आक्रामकता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है
वह व्यवहार जो किसी व्यक्ति या वस्तु को हानि पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाए। बच्चे दूसरों को मारकर, वस्तुओं को पटककर, उन्हें फेंककर, चीख चिल्लाकर और ठोकर मारकर आक्रामक व्यवहार दर्शाती है। इस उम्र के बच्चों में क्रोध और आक्रामकता के कारणों को जानने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इस अवधि में क्रोध और आक्रामकता का एक कारण इच्छित वस्तु को प्राप्त न कर पाना है। थॉमस बिस्कुट खाना चाहता है, परंतु इसके लिए उसे पहले डिब्बा खोलना होगा। वह ढक्कन को खोलने का प्रयत्न करता है, परंतु असफल रहता है। वह अपनी माँ को बुलाने जाता है, परंतु व्यस्त होने के कारण वह नहीं आती। आधा थॉमस दोबारा डिब्बा खोलने जाता है, परंतु फिर भी खोल नहीं पाता। त्रिफलता के कारण कुंठित हो वह चीखना शुरू कर देता है और आक्रोश, रेज में आकर फर्श पर लौटने लगता है। इस तरह के क्रोधोन्माद, टेम्पर टेंट्रम, तब भी उत्पन्न हो सकते हैं जब बच्चों को ऐसी क्रियाएं करने के लिए विवश किया जाता है जिन्हें कर पाने की योग्यता उनमें नहीं है। उदाहरणतः बालिका को उम्र से पहले पढ़ने और लिखने के लिए विवश करना उस पर दबाव डालता है। अपने से अपेक्षित कार्य से घबराकर बालिका चिड़चिड़ी हो जाती है। क्रोधोन्माद मदद के लिए पुकार है। इस तरह के व्यवहार से बालिका बता रही है कि स्थिति उसके अनुकूल नहीं है, वह उसे संभालने में असमर्थ है, अतः वयस्क उसकी मदद करे। पालनकर्ता के स्नेह के प्रति जब बालिका को संदेह होता है, तो वह आक्रामक हो सकती है। आपने देखा होगा कि छोटे भाई बहन का जन्म होने पर ज्येष्ठ बच्चे में प्रायः उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। घर में दूसरे बच्चे के आ जाने से ज्येष्ठ बच्चा अपने प्रति माँ की ममता कम होती देखता है, जो कि उसमें चुनौतीपूर्ण भावना उत्पन्न करता है। वह इस द्वेष ईर्ष्या की भावना को प्रायः आक्रामक व्यवहार द्वारा व्यक्त करता है। जब बालिका की दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है या जब बहुत ज्यादा भीड़भाड़ और शोरगुल हो तब भी बालिका क्रोध तथा आक्रामक व्यवहार व्यक्त कर सकती है। रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़ और शोर या विवाहोत्सवों पर एकत्रित लोगों से कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं। दूसरी ओर कुछ बच्चे शोरगुल और उत्तेजित वातावरण में खुश रहते हैं। इस पहलू में भी अन्य की भांति बच्चे एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। इस उम्र के बच्चों को यदि एक दूसरे के साथ छोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। एक बालिका खिलौना खींचती है, उनमें फिर धक्का मुक्की होती है और अंततः दोनों बच्चे रोने लगते हैं। इस उम्र के बच्चे स्थिति को दूसरे के नजरिए से देखने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनकी समझ में क्रोधित होने पर मारना ही उचित है। इस प्रकार के लड़ाई झगड़े बड़े होने का एक अभिन्न अंग है और ऐसी अंतःक्रियाओं में बच्चे काफी कुछ सीखते भी हैं। आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना। आक्रामकता प्रायः आसपास के लोगों से सीखा हुआ व्यवहार होता है और इस व्यवहार को बच्चे कैसे प्रदर्शित करते हैं यह उनके परिवार की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। पालनकर्ता को बच्चों के क्रोध और आक्रामकता से निपटते समय संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। क्रोधोन्माद और अन्य प्रकार के आक्रामक व्यवहार और क्रोध को मात्र यह कहकर ही नहीं टाल देना चाहिए कि वह तो शरारती है या इसका व्यवहार है ही ऐसा। सबसे पहली ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि आक्रामकता के पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है। यदि हम बच्चों के आक्रामक व्यवहार को कम करना चाहते हैं, तो हमें पहले उसके कारण को दूर करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि छोटे भाई बहन का आगमन बालिका के भावावेग का कारण है, तो पालनकर्ता को उसे अपने स्नेह के प्रति आश्वासन देना होगा। पालनकर्ता को बालिका को यह समझाना जरूरी है कि वह उसके लिए अब भी उतनी ही स्नेह की पात्र है जितनी कि वह पहले थी। अनुसंधानों से पता चला है
कि जब बच्चे पालनकर्ता के स्नेह के प्रति सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे आक्रामक व्यवहार कम दर्शाते हैं। दूसरे बच्चों को यह समझाने में सहायता करनी चाहिए कि वे आक्रामक हुए बिना परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। यदि कुछ न कर पाने की अयोग्यता बालिका को कुंठित कर रही है तो उसे यह समझाने में सहायता करनी चाहिए कि वह किस प्रकार कार्य को सही तरह से कर सकती है। बालिका की कुंठा को कम करके उसे अपने क्रोध पर काबू पाने में सहायता की जा सकती है। अप्रिय स्थिति में बालिका का ध्यान हटाने से भी संभवतः बालिका क्रोध को भूल जाए। बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है बच्चों के आसपास के वयस्क अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करते हैं और आक्रामक व्यवहार से किस प्रकार निपटते हैं। अनुसंधानों से पता चला है कि पालनकर्ता का व्यवहार बच्चों के आक्रामक व्यवहार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। शाला पूर्व वर्षों में पारिवारिक अंतःक्रियाओं की महत्ता और भी बढ़ जाती है जो कि बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करती है। पारिवारिक अंतःक्रियाओं और बच्चों में आक्रामक व्यवहार के बारे में हम खंड 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। बोध प्रश्न 1। नीचे दिए गए स्थान में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1. स्वायत्तता शब्द से आप क्या समझते हैं? पालनकर्ता बच्चों में स्वायत्तता कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? 2. बच्चों के साथ खेलते हुए या वयस्कों के साथ अंतःक्रिया में एक 13 से 36 माह के बच्चे का कुछ समय के लिए अवलोकन कीजिए, लगभग 10 से 15 मिनट। बालिका बालक किस प्रकार के सामाजिक कौशल और भाव प्रदर्शित करता है? 3. 13 से 36 माह के बच्चों में आक्रामक व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 15. 4. स्वसंकल्पना। हम में से हर एक व्यक्ति अपने गुणों के प्रति जागरूक है और जानता है कि वह क्या करने के योग्य है और क्या नहीं कर सकता। हम अपनी भावना और विचारों के बारे में सोच सकते हैं। हम सभी अपने बारे में जानते हैं। स्वयं के बारे में हम सबकी एक संकल्पना होती है। दूसरे शब्दों में हमारी अपने बारे में स्वसंकल्पना सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है। यह स्वसंकल्पना मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर देती है। यह स्वयं के बारे में एक वर्णन है। व्यक्ति की स्वसंकल्पना के बहुत से आयाम होते हैं। इसमें व्यक्ति के शारीरिक गुणों और उसके द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों का वर्णन शामिल है, जैसे कि यह मेरी औसत लंबाई है, मैं कबड्डी खेल सकती है, मैं बुन सकती हूँ, मैं स्वयं स्कूल जा सकती हूँ। स्वसंकल्पना में व्यक्ति की पसंद नापसंद, विश्वास, मनोवृत्तियाँ और व्यक्तित्व की विशिष्टताएं जैसे मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ, मैं आसानी से चित्र बना सकती हूँ, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, मेरे विचार में ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण है भी स्वसंकल्पना के हिस्से हैं। लिंग संकल्पना जेंडर कॉन्सेप्ट भी व्यक्ति के स्वसंकल्पना का एक अभिन्न भाग है। इसमें व्यक्ति के लिंग संबंधी समझ यानी कि वह लड़का है या लड़की और यह समझ कि समय के साथ लिंग स्थिर रहता है शामिल है। उसके विचार में स्त्री और पुरुष को किस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए यह संकल्पना भी इसमें शामिल है। स्वसंकल्पना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्वमान्यता सेल्फ एस्टीम। यह स्वसंकल्पना का वह हिस्सा है जिसमें हम अपने द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वयं के बारे में निर्णय लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वमान्यता यह दर्शाती है कि किस हद तक व्यक्ति अपनी नज़रों में पूरा उतरता है। यह स्वमान्यता व्यक्ति के स्वमूल्यांकन पर आधारित है। स्वमूल्यांकन क्या मैं वैसा व्यक्ति है जैसा मैं चाहता है? क्या मैं उतना योग्य है जितना मुझे होना चाहिए जैसे प्रश्नों से है। जो व्यक्ति अपने आप को अपने ही द्वारा निर्धारित मानकों में पूरा पाते हैं उनकी स्वमान्यता ऊंची अर्थात सकारात्मक होती है। ऐसे व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट होते हैं।
जो व्यक्ति इस प्रकार के विचारों में विसंगति रखते हैं कि उन्हें क्या होना चाहिए था और वे क्या है, उनकी स्वमान्यता निम्न या कम होती है और वे अपने आप से संतुष्ट नहीं होते। स्वमान्यता में दूसरों की तुलना में अपना मूल्यांकन करना, जैसे मैं उसके जैसा अच्छा चित्र बना सकती हूँ, मैं अपनी बहन जैसा अच्छा खाना नहीं बना सकती, भी शामिल है। सकारात्मक स्वमान्यता से उच्च स्वसंकल्पना उभरती है, अर्थात सकारात्मक स्वमान्यता उच्च स्वसंकल्पना की ओर ले जाती है। उच्च स्वसंकल्पना वाले व्यक्ति स्वयं से खुश होते हैं। उनकी निम्न स्वमान्यता वाले व्यक्ति की तुलना में अपने बारे में सकारात्मक भावना होगी और वे ज्यादा आत्मविश्वास वाले होंगे। खुश होते हैं, उनकी निम्न स्वमान्यता वाले व्यक्ति की तुलना में अपने बारे में सकारात्मक भावना होगी और वे ज्यादा आत्मविश्वास वाले होंगे। प्रत्येक व्यक्ति की स्वसंकल्पना उसके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ससंकल्पना व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को स्थायी महसूस करता है और फिर उन्हीं अनुभवों का चयन करता है जो कि उसके अपने प्रति धारणा के अनुरूप हों। उदाहरणतः एक बालिका जो यह समझती है कि वह रस्सी कूदना कभी नहीं सीख सकती, उसका व्यवहार उस बालिका के व्यवहार से बिल्कुल अलग होगा जो यह विश्वास रखती है कि वह कूदना सीख सकती है। पहली बालिका रस्सी कूदना सीखने से बचना चाहेगी और उन बच्चों के साथ नहीं खेलेगी जो यह खेल खेल रहे हों। अगर दबाव डालकर उसे खेलने के लिए तैयार कर भी लिया जाए तो संभवतः वह कहेगी, तुम जानते हो कि मैं कूद नहीं सकती। यदि वह खेलने भी लगे तो इस प्रकार खेलेगी जिससे कि उसका रस्सी कूद न पाने का विश्वास और दृढ़ हो जाए, जैसे कि कूदते समय रस्सी को नहीं देखना और गिर जाना। यह बालिका रस्सी कूदना सीखना भी नहीं चाहती क्योंकि उसे विफलता का डर है। इस पहलू की ओर पहले से ही उसके अपने बारे में नकारात्मक भाव है और अगर वह कोशिश कर विफल हो जाती है तो इससे उसकी निम्न स्वमान्यता और भी निम्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके अनुसार उत्तम हल यह है कि वे बिल्कुल ही कोशिश न करें। बालिका को विफलता का आभास था, इसलिए उसने इस प्रकार का व्यवहार किया जिससे कि उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। एक किशोरी जो यह मानती है कि वह भौतिक विज्ञान के संख्या संबंधी प्रश्न न्यूमेरिकल नहीं कर सकती, उसका इस समस्या का सामना करने का तरीका उस बालिका से भिन्न होगा जिसकी स्वमान्यता में यह विश्वास शामिल है कि मैं भौतिक विज्ञान में निपुण है या मैं भौतिक विज्ञान में औरों से बेहतर है। पहली बालिका ज्यादा मेहनत नहीं करेगी या वह विफलता के बारे में चिंतित रहेगी। इस प्रकार यह पहलू एक चक्र की भांति है। एक व्यक्ति अपनी स्वसंकल्पना के अनुरूप व्यवहार करता है। जिस प्रकार का वह व्यवहार करता है वह उसके अपने प्रति विश्वास को और दृढ़ बनाता है और वह दोबारा उसी प्रकार व्यवहार करता है। अनुसंधानों ने दर्शाया है कि जिन व्यक्तियों की सकारात्मक स्वसंकल्पना होती है वे अधिकतर लोगों और स्थितियों से प्रभावशाली तरीके से निपट लेते हैं। वे चुनौतीपूर्ण और अनपेक्षित स्थितियों का सामना करने से घबराते नहीं हैं क्योंकि यदि वे इनमें से कुछ में सफल भी न हो तो उनकी उच्च स्वसंकल्पना यह कमी सहन कर सकती है। परंतु वे व्यक्ति जिनकी स्वसंकल्पना पहले से ही निम्न होती है वे असफलता नहीं सहन कर सकते क्योंकि इससे उनकी निम्न स्वसंकल्पना और निम्न हो जाएगी। अतः वे चुनौतीपूर्ण स्थिति से दूर ही रहते हैं। अपने दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में आपने ऐसा देखा होगा। अगर आप अपने पिछले अनुभवों के बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि आपका विभिन्न स्थितियों और कार्यों का सामना करने का तरीका इस बात से प्रभावित हुआ था कि आपके अपने बारे में क्या विचार है। यह आवश्यक है कि स्वसंकल्पना में व्यक्ति का अपने बारे में वास्तविक मूल्यांकन और वास्तविक धारणाएं ही शामिल हों। यह इस पर आधारित होना चाहिए कि व्यक्ति वास्तव में क्या कर पाने के योग्य है। उच्चाकांक्षा वाली अवास्तविक स्वसंकल्पना खतरनाक हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक बालिका को यह विश्वास है
कि वह एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती है परंतु ऐसा बनने की उसमें योग्यता नहीं है, तो यह लगभग निश्चित है कि वह तमाम कोशिशों में असफल रहे। चूंकि वह यह दृढ़ विश्वास रखती है कि वह एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती है परंतु बनने की योग्यता नहीं रखती, अर्थात जो वह करना चाहती है उसे न कर पाने से वह कुंठित हो सकती है। अवास्तविक स्वसंकल्पना और अपनी योग्यताओं के प्रति गलत उच्च अनुमान लगाना हानिकारक साबित हो सकता है। हम स्वसंकल्पना के बारे में इतने विस्तार से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अपने बारे में विश्वास व्यापक और दृढ़ होते हैं और ये जल्दी विकसित हो जाते हैं। स्वसंकल्पना की नींव बचपन के प्रारंभिक वर्षों में ही पड़ जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि निम्न स्वमान्यता के बच्चों की तुलना में वे बच्चे जिनकी स्वमान्यता उच्च होती है, अर्थात जिनकी स्वसंकल्पना सकारात्मक होती है, उनके मित्र ज्यादा होते हैं। परिवार के सदस्यों से उनके संबंध बेहतर होते हैं। स्कूल में उनका निष्पादन अच्छा होता है, वे अपने को योग्य मानते हैं और प्रायः कम हतोत्साहित होते हैं। परंतु अपने बारे में यह संकल्पना किस प्रकार बनती है? क्या स्वसंकल्पना के विकास के चरण होते हैं? बच्चे अपने गुणों और योग्यताओं के प्रति कब सजग होने लगते हैं? आइए इन्हीं पहलुओं के बारे में अब हम पढ़ें। स्वसंकल्पना का विकसित होना। यह समझना कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों से पृथक या भिन्न होता है, स्वसंकल्पना के विकसित होने में पहला चरण है। जीवन के प्रारंभिक महीनों में शिशु अपने और दूसरों के बीच भेद नहीं कर पाते। यह समझ कि वे दूसरों से शारीरिक रूप से अलग हैं, कब उभरती है? आप जानते हैं कि लगभग 8 या 9 माह के आसपास शिशु समझने लगते हैं कि वे अपनी क्रियाओं द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इस अवधि तक वे अपने आप को एक कर्ता के रूप में देखने लगते हैं, परंतु इस समय तक वे स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। व्यक्ति के रूप में स्वयं को देखना, यह समझ करीब 15 से 18 महीने की उम्र में आती है, जब शिशु को स्वयं के बारे में भावना जागृत होती है। बच्चों का स्वयं को दूसरों से अलग समझ पाने का लक्षण शीशे में स्वयं को पहचानना है। शीशे के प्रयोग से किए गए निम्नलिखित शोध अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जब 9 महीने के शिशु शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो वे तरह-तरह के मुंह बनाकर और प्रतिबिंब के शिशु के साथ किसी प्रकार से अंतःक्रिया करने का प्रयास करते हैं। फिर शोधकर्ता शिशु के मुंह को पोंछने के बहाने से उनकी नाक पर लाल रंग का निशान लगा देता है और शिशु के सामने फिर शीशा रख देता है। बच्चे में स्वयं की पहचान विकसित हो चुकी है या नहीं, इसकी जांच यह है कि शिशु रंग के निशान को छूने के लिए अपनी नाक छूते हैं, ना कि शीशे में अपने प्रतिबिंब की। अध्ययन के दौरान किसी भी 1 वर्षीय शिशु ने अपनी नाक की ओर हाथ नहीं बढ़ाया, परंतु 15 से 18 महीने की आयु वर्ग के 1/4 शिशुओं ने ऐसा किया और 21 से 24 महीने की आयु वर्ग के 3/4 बच्चों ने ऐसा किया। 2 वर्ष के होने तक अधिकांश बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की फोटो में से अपना फोटो पहचान लेते हैं। वे जब स्वयं को शीशे में देखते हैं या अपना फोटो देखते हैं, तो स्वयं को अपने नाम से भी पुकारते हैं। बच्चा में अपने शरीर के बारे में यह समझ कैसे विकसित होती है? बच्चों की यह समझ कि वे शारीरिक रूप से दूसरों से भिन्न है, यह समझ जो स्वसंकल्पना के उभरने का पहला चरण है, कैसे आती है? जब कोई बच्चे को छूता है, उसे थपथपाता, नहलाता, झुलाता और उठाता है, और जब वह स्वयं को छूती है तो वह अपने शरीर को अनुभव करती है। वह महसूस करती है कि उसे छुआ जा रहा है। वह यह मानने लगती है कि एक दिन से दूसरे दिन के दौरान वह वही व्यक्ति रहती है, क्योंकि उसके साथ एक ही तरह की घटनाएं नियमित रूप से घटती है। वह प्रतिदिन अपना हाथ देखती है
और वस्तुओं को उठाने में उनका प्रयोग करती है। पालनकर्ता भी उसे उसके शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बताने लगती है। 1 वर्ष की होने तक बालिका पूछे जाने पर अपनी आंख, नाक या कान की ओर संकेत कर सकती है। वह वस्तुओं के साथ खलता है और इस खेल द्वारा यह जानने लगती है कि वह स्वयं क्या कर सकती है। इस प्रकार दूसरों के साथ अंतःक्रिया, वस्तुओं के साथ खेलना और अपने शरीर का स्वयं अन्वेषण करने से उसमें स्वयं के प्रति बोध विकसित होने लगता है। एक अन्य बात जो इसका सूचक है कि बच्चे अब स्वयं को दूसरों से अलग जानने लगे हैं, वह यह है कि बच्चे अब लोगों के व्यवहार को निर्देशित करने लगते हैं। उदाहरणतः अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए बालिका उसे अपनी माँ को पकड़ा देती है और उसे सुलाने को कहती है। खेल खेल में वह अपनी छोटी बहन को एक प्लास्टिक की गेंद देती है और उसे इस लड्डू को खाने को कहती है। बच्चे इस प्रकार के कई आदेश देते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे इनका पालन करेंगे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि वे लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक हो गए हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों की भाषा भी उनकी विकसित हो रही स्वयं की संकल्पना को सूचित करती है। वे मैं, तुम और मेरा जैसे सर्वनाम प्रयोग करने लगते हैं, जिनसे पता चलता है कि वे अपने और अन्य लोगों के बीच भेद करने लगे हैं। मेरा खिलौना, मैं यह करूँगा, मैं खेलती हूँ, नहीं। नहीं खाना, मेरी कुर्सी जैसे वाक्यों से यह प्रतिबिंबित होता है कि बच्चों को यह एहसास होने लगा कि वे अपने आसपास की वस्तुओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। बढ़ती हुई स्वजागरूकता के परिणामस्वरूप वे खिलौनों और अपनी अन्य वस्तुओं पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। एक ही खिलौने पर यदि 2 बच्चे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो सकती है। यह सब यह दर्शाता है कि इन बच्चों में स्वयं की संकल्पना विकसित हो चुकी है। इस आयु वर्ग के बच्चों में समानुभूति की क्षमता भी इस तथ्य को प्रतिबिंबित करती है कि बच्चे अब अपने अनुभवों के प्रति भी सचेत होने लगे हैं। बच्चों का यह समझ पाना कि दूसरा व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है स्पष्ट करता है कि वे अपने पिछले अनुभव याद कर सकते हैं और इन अनुभवों के आधार पर उस व्यक्ति की भावनाओं को जानने को कोशिश करते हैं। यह जानना कि वह दूसरों से भिन्न है स्वसंकल्पना के विकास की शुरुआत है। अब अगला चरण है बच्चों का अपने आप को अपने शारीरिक गुणों और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अनुसार परिभाषित करना। यह शाला पूर्व वर्षों में आरंभ होता है और जीवन पर्यंत जारी रहता है। इसके बारे में हम खंड 4 में और विस्तार से पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है कि स्वसंकल्पना का एक पहलू लिंग संकल्पना, जेंडर कॉन्सेप्ट है। लिंग संकल्पना के विकास में 3 चरण आते हैं। पहला है लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी, अर्थात बच्चों की अपने लिंग और अन्य व्यक्तियों के लिंग को सही पहचानने की क्षमता। यानी कि यह बता पाना कि कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, लड़का है या लड़की। शिशु पुरुषों और स्त्रियों के बीच अंतर काफी जल्दी 15 से 18 महीनों में ही बता देते हैं। ये प्रारंभिक भेद बाहरी विशेषताओं जैसे बालों की लंबाई या कपड़ों पर आधारित होते हैं। 2 वर्ष के बच्चे अपना लिंग सही बता सकते हैं। 2.5 से 3 वर्ष की उम्र के अंतर्गत अधिकतर बच्चे अन्य लोगों के लिंग भी ठीक प्रकार से पहचान लेते हैं। तथापि अभी वे यह नहीं समझते कि व्यक्ति उम्र भर एक ही लिंग के रहते हैं और दूसरे लिंग के व्यक्तियों के कपड़े पहनने या उनके जैसे बाल बनाने से लिंग में परिवर्तन नहीं आता। दूसरे शब्दों में, बच्चे लिंग स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी को नहीं समझते। यह समझ शाला पूर्व वर्षों के दौरान विकसित होती है। शाला पूर्व वर्षों में बच्चे लिंग भूमिका संबंधी संकल्पनाएं, जेंडर रोल कॉन्सेप्ट्स भी बनाते हैं। यह लिंग संकल्पना की रचना में तीसरा कदम है
और हम इन पहलुओं पर अगले खंडों में विस्तार से विवेचना करेंगे। आपने अभी पढ़ा कि परिवार के सदस्यों के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं बच्चे की स्वसंकल्पना पर अस्थायी प्रभाव डालती है। पालनकर्ता के साथ अंतःक्रियाएं शाला पूर्व वर्षों के दौरान और अधिक मजबूत हो जाती है और व्यवहार पद्धति भी स्थायी हो जाती है। अगले खंड में हम पढ़ेंगे कि पालनकर्ता व बालिका के परस्पर संबंध बालिका की स्वसंकल्पना को कैसे प्रभावित करते हैं। हमउम्र बच्चे एक दूसरे के विचारों और व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। तथापि इस आयु वर्ग के अंतर्गत हमउम्र बच्चे एक दूसरे पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते। हमउम्र बच्चों के साथ साहचर्य शाला पूर्व वर्षों में बढ़ता है और इस पहलू पर चर्चा हम अगले खंड में करेंगे। 15.5 समाजीकरण, सामाजिक व्यवहार के मानक सीखना। आप पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चे उन व्यवहारों, विश्वासों, मानकों, आदर्शों और मनोवृत्तियों को अर्जित करते हैं जो कि उनके सांस्कृतिक समूह द्वारा उचित और मूल्यवान समझे जाते हैं। बच्चे यह सीखते हैं कि लड़के और लड़कियां, पुरुषों और स्त्रियों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। सिद्धांततः बालिका परोपकारी या स्वार्थी, उद्योगशील या पहल के अभाव वाली, निश्चयात्मक या आज्ञाकारी, स्पष्टवक्ता या शर्मीली, सहयोगी या स्वार्थी बन सकती है। फिर भी कुल मिलाकर बच्चे व्यक्तित्व की उन्हीं विशेषताओं और व्यवहारों को अपनाते हैं जो उनके परिवार और सामाजिक वर्ग में स्वीकार्य माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे समाज में स्वीकार्य प्रवृत्तियां और मूल्य अपनाते हैं, उसे समाजीकरण कहते हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की वे सब समाजीकरण के ही पहलू हैं। जब अभिभावक बच्चों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, उनकी आक्रामक अनुक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं और उनके परोपकारिता के व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं, तो वे इन सब के जरिए बच्चों को वांछित सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। माता-पिता समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं और ये सब किसी न किसी तरीके से बच्चों के विश्वासों और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी और मित्र बालिका के व्यक्तित्व के विकास के लिए उत्तरदायी है। बच्चों को सामाजिक बनाने में माता-पिता और अन्य लोग वास्तव में क्या करते हैं? परिवार बालिका को सांस्कृतिक रूप से मान्य व्यवहार अपनाने के लिए किस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं? आइए यह जानने के लिए निम्नलिखित उपभाग पढ़ें। 15 मई 2001 पारितोषिक और दंड, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। माता-पिता और अन्य लोगों का बालिका को सामाजिक बनाने का एक आम तरीका है उचित व्यवहार करने पर इनाम, पुरस्कार, पारितोषिक देना और अनुचित व्यवहार करने पर दंड देना। जिन व्यवहारों के लिए पारितोषिक दिया जाता है वे ज्यादा मजबूत बन जाते हैं और बालिका वही व्यवहार अधिक करने लगती है। वह इन व्यवहारों को कई परिस्थितियों में सामान्यकृत कर लेती है। पारितोषिक से हमारा क्या तात्पर्य है? बालिका द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और स्वीकृति, शारीरिक वात्सल्य, प्रोत्साहन, थपथपाना या मुस्कुराना, इन सब तरीकों द्वारा पालनकर्ता बालिका के व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं। बालिका का मनपसंद खिलौना उसे खरीद कर देना या उसके पसंद का भोजन पकाना भी पारितोषिक ही है। टाइम्स संक्षेप में, पारितोषिक वह है जो बालिका को प्रोत्साहित करता है। जिस प्रकार पारितोषिक से व्यवहार और मजबूत हो जाता है, उसी प्रकार दंड देने से अस्वीकृत व्यवहार कम होते जाते हैं। बालिका ये व्यवहार दर्शाने लगती है और यदि पालनकर्ता इस व्यवहार के प्रति पूर्ण अस्वीकृति दिखाए और हर बार समनुरूपता से उस पर दंड दे तो ये व्यवहार बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आइए इस तथ्य को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझें।
आप जानते हैं कि इस उम्र में बच्चे स्वतः अपने कौशलों से प्रयोग कर उन्हें परखते हैं, अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं और स्वयं कार्य करने के लिए जोर देते हैं। यदि बालिका को अपने इन प्रयत्नों पर पालनकर्ता द्वारा निरंतर प्रोत्साहन, पारितोषिक मिले तो वह और अन्वेषण करेगी। ऐसी बालिका पहल करने की प्रवृत्ति, इनिशिएटिव प्रदर्शित करेगी और उसमें परिस्थितियों से स्वयं निपटने का आत्मविश्वास विकसित होगा। उसकी स्वयं के बारे में सकारात्मक भावनाएं बनेंगी और ये सकारात्मक स्वसंकल्पना को विकसित करने में उसकी मदद करेंगी। बालिका में इस तरह की मनोवृत्तियां इसलिए विकसित हुई क्योंकि परिवार के सदस्यों ने उसका इनके प्रति समर्थन किया और पारितोषिक दिया। इससे उसे इन मूल्यों का समर्थन, पारितोषिक प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर पालनकर्ता बच्चों के अन्वेषण पर प्रतिबंध लगाएंगे तो वे कम अन्वेषण कर पाएंगे। अगर बाल्यावस्था में स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर प्रतिबंध जारी रहेंगे तो बड़े होने पर बच्चे स्वयं कार्य करने में हिचकिचाएंगे। जो पालनकर्ता बच्चों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित नहीं करते, संभव है कि वे उनके रोने, चिपकने, पालनकर्ता के आसपास रहने और निरंतर मदद मांगने की अनुक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हों। ऐसा करने से बच्चों में ये व्यवहार मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि उनकी नए कार्यों को करने और अन्वेषण करने की इच्छा कम हो जाती है। उपर्युक्त पाठ में हमने दंड के बारे में चर्चा की। हम में से अधिकांश का यह विश्वास है कि सजा का रूप शारीरिक सजा ही होता है। उदाहरण के लिए बच्चे को थप्पड़ लगाना, बच्चों को डांट लगाना, उनके अवांछनीय व्यवहारों की उपेक्षा करना, मात्र यह कहना कि आप उनके कार्य को पसंद नहीं करते और उनकी मनपसंद वस्तु उन्हें न देना, यह सब भी बच्चों के लिए दंड है। कुछ समय के लिए बच्चों को स्नेह न करना भी दंड का ही एक रूप है। परंतु दंड के इस तरीके का स्नेह न करना बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना विकसित हो सकती है। बच्चों को अनुशासित करने के लिए माता-पिता द्वारा अपनाए गए तरीके भिन्न भिन्न होते हैं और शोधकर्ताओं ने बच्चों पर इन विभिन्न प्रकार के अनुशासनों के प्रभावों को जांचने का प्रयास किया है। माता-पिता के अनुशासनिक तरीकों के अनुसंधान पर आधारित विशेषज्ञों ने 4 प्रकार के अनुशासनिक तरीके वर्णित किए हैं। प्रत्येक तरीके का बच्चों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। इन पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा खंड 4 में करेंगे, जब हम माता-पिता और बच्चों के संबंधों पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः इस उम्र के बच्चे जब कोई ऐसा कार्य करें जिसे आप पसंद नहीं करते तो उन्हें अनुशासित करने का सही तरीका है कि जब भी वे अनुचित व्यवहार दिखाए उन्हें ऐसा करने से रोकना और जरूरत पड़ने पर हल्का सा डांटना। उदाहरणतः जैसे ही बालिका शीशे का गिलास उठाने को आगे बढ़े, आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर नहीं मत उठाओ, कहकर उसे रोक सकते हैं और गिलास को बच्चे की पहुंच से दूर रख सकते हैं। यह तरीका चिल्लाने या थप्पड़ मारने से कहीं ज्यादा बेहतर है और बच्चे ऐसे अनुशासन से ज्यादा सीखते हैं। अगर पालनकर्ता बच्चों के कुछ अवांछनीय व्यवहारों की अपेक्षा करें तो ऐसे व्यवहार स्वयं कम हो जाते हैं। आपने पढ़ा है कि गुस्से में बच्चे क्रोधोन्माद में आ जाते हैं। वे जमीन पर लेट जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। अधिकांश मामलों में यदि बच्चों के इस व्यवहार को नजरअंदाज किया जाए तो बच्चे कुछ मिनट बाद इस व्यवहार को स्वयं बंद कर देते हैं। अगर माता-पिता इस व्यवहार के लिए शारीरिक दंड देते हैं, तो इसका विपरीत असर होता है, बच्चों का यह व्यवहार बढ़ता जाता है। बहुत बार इस प्रकार का क्रोधोन्माद अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका होता है। परंतु, जब ऐसा करने पर कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता तो वे ऐसे व्यवहार स्वयं बंद कर देते हैं। परंतु पालनकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चों का क्रोधोन्माद उनके अपने व्यवहार का परिणाम तो नहीं है। अगर पालनकर्ता के स्नेह के अभाव के कारण बच्चे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो पालनकर्ता को इसे काबू करने के अन्य तरीकों पर विचार करना चाहिए। 15.5 2. अवलोकन। पारितोषिक और दंड के अतिरिक्त वयस्कों द्वारा बोली गई बातों,
उनकी क्रियाएं और संकेतों द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है, और बच्चे जैसे जैसे वयस्कों को प्रतिदिन परिस्थितियों से निपटते हुए देखते हैं, वे बहुत कुछ सीखते हैं। उदाहरणतः एक 4 वर्षीय बालिका जो अपने पिता की तरह बोलने का प्रयास करती है, उसे ऐसा किसी ने सिखाया नहीं है। उसने इस व्यवहार का अवलोकन OBSCRVATION किया और अब वह उसका अनुकरण कर रही है। अनुकरण एक प्रमुख तरीका है जिससे बच्चे वयस्कों के व्यवहारों को सीखते हैं। इस प्रकार पालनकर्ता बच्चों के लिए एक प्रतिमान बन जाती है। यदि बालिका अपने माता-पिता को दूसरों की मदद करते देखती है और साथ ही साथ ऐसे व्यवहार के दर्शाने पर उसे पारितोषिक दिया जाता है, तो संभव है कि उसमें भी परोपकारिता का व्यवहार और मजबूत हो जाए। बच्चों के आसपास के लोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों व्यवहार दर्शाते हैं, और बच्चे उसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, जो उन्हें स्नेह देते हों और उनकी देखभाल करते हों। वे उसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण अधिक करते हैं। अधिकतर, एक छोटा बच्चा पालनकर्ता के साथ संवेगात्मक संबंध स्थापित करता है, और वह उसकी तरह ही बनना चाहता है। एक बार जब बालिका पालनकर्ता से संवेगात्मक लगाव स्थापित कर लेती है, और पालनकर्ता जब उसके व्यवहार का समर्थन करते हैं, तो उसे प्रसन्नता होती है। साथ ही वे असमर्थन से अप्रसन्न भी हो जाते हैं। चूंकि बच्चे स्नेह और स्वीकृति चाहते हैं, इसलिए वे पालनकर्ता के नियमों और मानकों को सीखते हैं। इस प्रकार, पालनकर्ता और बच्चों के बीच स्नेह और लगाव मजबूत हो जाते हैं, और बच्चे वे व्यवहार दर्शाते हैं, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं। बोध प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए स्थान में संक्षेप में लिखिए। 1. आप स्वसंकल्पना शब्द ये क्या समझते हैं? आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 15.6 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि 13 से 36 माह की अवधि में बच्चे अपने आसपास के वातावरण की खोजबीन करते हैं, और उन्हें अपनी क्रियाओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अच्छा नहीं लगता। बच्चों में स्वायत्तता और विश्वास की भावना का विकास होता है या नहीं, यह बहुत हद तक उनके पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करता है। जब पालनकर्ता बच्चों की अन्वेषण की को प्रोत्साहित करते हैं और उनके प्रयासों के प्रति समर्थन दिखाते हैं, तो बच्चे भी बेझिझक खोजबीन की ओर अग्रसर होते हैं, और जब बड़े उन पर प्रतिबंध लगाते हैं और उनके प्रयासों की उपेक्षा करते हैं, तो इससे बच्चों में शर्म और शक की भावनाएं पैदा होती हैं। इस अवस्था के दौरान, बच्चे हम उनों के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। वे समानुभूति भी दिखाते हैं, और उनमें से कुछ दूसरे लोगों की आवश्यकताओं को समझकर उचित अनुक्रिया दिखाते हैं। बच्चों में परोपकारिता की भावना का उभरना काफी हद तक परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर निर्भर करता है। जिन परिवारों में करुणा और उदारता को प्रोत्साहित किया जाता है, उन परिवारों के बच्चे अपेक्षाकृत अधिक सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं। क्रोध और आक्रामक व्यवहार निराशापूर्ण और अनपेक्षित स्थितियों के प्रति अनुक्रिया है, जो कि इस उम्र के दौरान प्रकट होती है। बच्चों में आक्रामक व्यवहार दान में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। बच्चे किस हद तक आक्रामक व्यवहार करते हैं, यह काफी हद तक पारिवारिक परिवेश और बच्चों के अनुभवों पर निर्भर करता है। बच्चों को कई वस्तुएं और परिस्थितियां भयभीत करती है। तीव्र और बिना वजह से भय बच्चों की गतिविधियों और अन्वेषणों में बाधा बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता को बच्चों की अवश्य ही मदद करनी चाहिए। स्वसंकल्पना स्वयं के बारे में वर्णन से संबंधित है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक गुणों का वर्णन, उसके विश्वास और व्यक्तित्व की विशिष्टताएं भी शामिल होती हैं। लिंग संकल्पना और स्वमान्यता स्वसंकल्पना के अभिन्न अंग हैं। स्वसंकल्पना के विकास में पहला चरण यह है कि शिशु अपने आप को शारीरिक रूप से दूसरों से पृथक समझने लगते हैं। अपने आप को अलग मानने की यह भावना जीवन के दूसरे वर्ष के अंत तक स्थापित होती है। बच्चों की संकल्पना उनके शरीर का अन्वेषण और लोगों के साथ अंतःक्रियाओं तथा उनसे प्राप्त अनुक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती है।
पालनकर्ता और अन्य लोग पारितोषिक और दंड के द्वारा बच्चों का समाजीकरण करते हैं। कई व्यवहार बच्चे अवलोकन द्वारा सीखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।